हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज हम एंजाइम्स का हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव और कुछ जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स क्या है? हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो हमारे बहुत सारे रिएक्शंस को मीडिएट करते हैं। मीन्स बहुत सारे रिएक्शंस में जो है कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। यूजुअली ऑल नोन एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम विच एसिलेट द रिएक्शन रेट बाय मिलियन फैक्टर। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ये हमारे सबके सब प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, केवल राइबोसोम को छोड़ के आपका। और ये हमारे बहुत सारे मिलियंस ऑफ मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो मिलियंस टाइम फैक्टर बढ़ा देते हैं। मतलब ये जो है हमारे जो केमिकल कैटलिस्ट के कंपैरिजन में हमारे जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं हमारे जो कैटालाइसिस के लिए। एंजाइम्स जो हैं हमारे दूसरी तरफ हाईली स्पेसिफिक भी हैं फॉर देयर सबस्ट्रेट एंड द रिएक्शन दे कैटालाइज। जिन रिएक्शंस को एंजाइम कैटालाइज करते हैं उनमें वो क्या है, हाईली स्पेसिफिक है। यदि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक रिएक्शन की कैटालाइसिस कर रहा है तो कोई दूसरा एंजाइम उसकी कैटालाइसिस नहीं करेगा, और जो एंजाइम एक तरह की रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है वो दूसरे को नहीं करेगा। जैसे समझ लो हमारा कोई एंजाइम यूरिएज है हमारा, वो क्या करता है, आपका यूरिया की हाइड्रोलाइसिस कर रहा है तो वो मिथाइल यूरिया की नहीं करेगा, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस वेरीज विद एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स सच एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, पीएच एंड टेम्परेचर। जो रेट है हमारा एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस का वो हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है, एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या है, पीएच क्या है, टेम्परेचर क्या है। ये सारे फैक्टर्स डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। अब हम इसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव देख लेते हैं। द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज इन लेट 1700 एंड अर्ली 1800 ड्यूरिंग द स्टडीज ऑन द डाइजेशन ऑफ मीट बाय स्टमक सिक्रेशन एंड द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर बाय सलाइवा एंड वेरियस प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं हमारे एंजाइम्स, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लेट 1700 और अर्ली 1800 में ये जो है हमारे इन्हें रिकॉग्नाइज़ किया गया किस तरह से कि जो हमारा मीट का जो स्टमक में हमारा डाइजेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, क्या सिक्रीट होता है ऐसा कि वो हमारा जो मीट का डाइजेशन हो जाता है और जो है आपका स्टार्च का जो है शुगर में कन्वर्जन हो जाता है सलाइवा के थ्रू और बहुत सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट के थ्रू जो है हमारे ये इस तरह के रिएक्शंस होते हैं हमारे। तो ये किस वजह से होते हैं? However, the mechanism by which this occurred has not been identified in 1833। लेकिन ये किस मैकेनिज्म से होता है ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया था 1833 तक। एंसिलमन, पेयन एंड परसोज found that a substance precipitated from the malt extract can convert starch into sugar and they named it diastase। 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या पाया कि एक सब्सटेंस प्रेसिपिटेट होता है किससे, माल्ट एक्सट्रैक्ट से, जो क्या करता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है और उन्होंने इसे नाम दिया डायस्टेज का। जैकोब बर्जलियन ने 1835 में पॉइंट आउट किया कि जो ये एक्सट्रैक्ट है माल्ट का ये क्या हाइड्रोलाइज कर सकता है स्टार्च मोर एफिशिएंटली देन सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो हमारा माल्ट का जो एक्सट्रैक्ट है ये स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस जो है सल्फ्यूरिक एसिड के कंपैरिजन में आपका बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली अच्छे से कर पाता है। When studying the fermentation of sugar into alcohol by yeast, Louis Pasteur concluded that a vital force contained within the yeast cell that catalyzed fermentation was inseparate from living cell। तो उसने जो है ये जो हमारा शुगर का फर्मेंटेशन आपका स्टडी किया गया, शुगर हमारी फर्मेंट होती है किसमें, अल्कोहल में, और करता कौन है, ईस्ट। तो लुइस पास्टर ने क्या कंक्लूड किया कि इस सेल के अंदर कोई इस तरह की वाइटल फोर्स है जिसकी वजह से ये फर्मेंटेशन का रिएक्शन होता है और ये हमारी जो है लिविंग सेल से सेपरेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो केवल लिविंग सेल के अंदर ही फंक्शन करती है, लिविंग सेल के बाहर नहीं कर सकती। और इन एक्टिव एजेंट्स को उसने नाम दिया फर्मेंट्स का। The term enzyme was coined in 1878 by Friedrich Wilhelm Kuhne to emphasize that there is something in yeast that catalyzes fermentation process। आपका 1878 में जो फर्स्ट टाइम जो वर्ड है एंजाइम ये दिया गया, किसने दिया, फ्रेडरिच विलियम कुहने ने दिया, और उसने ये एम्फसाइज किया कि जो इसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ है जो आपके फर्मेंटेशन का प्रोसेस करती है, जो उसे कैटलाइज करती है फर्मेंटेशन के प्रोसेस को। Edward Buchner in 1898 demonstrated that yeast extract could ferment sugar to alcohol and found that sugar was fermented even in the absence of living cell। अब एडवर्ड
बुशनर ने 1897 में क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि उसने तो पहले ये कहा था आपका कि जो उसके अंदर लीस सेल के अंदर कुछ समथिंग ऐसी लिविंग चीज़ है कि जो उससे आपका उसके बाहर काम नहीं कर सकती, लेकिन एडवर्ड बुशनर ने 1897 में ये पाया कि आपका लिविंग सेल के एब्सेंस में भी वो आपका शुगर का फर्मेंटेशन होता है। तो जो है उसने इस चीज़ पे क्या काम किया, ही नेम्ड द एंजाइम जाइमेज दैट कैटलाइज द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। जो ये शुगर का जो फर्मेंटेशन कर रहा है उस एंजाइम को उसने नाम दिया जाइमेज, और इसने पाया कि वो आपका लिविंग ये सेल के एब्सेंस में भी ये फर्मेंटेशन करता है। जस्टिस वॉन लिबर्ग थॉट दैट द फर्मेंटेशन वाज कैरिड बाय द एक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन द ईस्ट। अब जस्टिस वॉन लिबर्ग ने उसमें एक और चीज़ ऐड कर दी कि जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है तो वो ईस्ट के अंदर कोई इस तरह का केमिकल सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये फर्मेंटेशन होता है। अब 1894 में एमिल फिशर ने ये पाया, आपका क्या प्रपोज किया, लॉक एंड की हाइपोथेसिस उसने दी, जो ये बताती है कि जो एंजाइम के पास कुछ स्पेसिफिक आपके साइट होते हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, और वो जो साइट होते हैं वो कम्प्लीमेंट्री शेप के होते हैं कि जिस तरह से आपके एक पर्टिकुलर की से पर्टिकुलर लॉक खुलता है, इसी तरह से एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का ही सबस्ट्रेट मतलब जो रिएक्टेंट को यहाँ हम जो है बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में सबस्ट्रेट कह रहे हैं, तो मतलब मीन्स उस सबस्ट्रेट के पास कुछ इस तरह के स्पेसिफिक उसके ऊपर कुछ इस तरह के स्पेसिफिक साइट होते हैं जहाँ पे एंजाइम बाइंड करते हैं और आपका रिएक्शन होता है, और उनकी जो शेप होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है। James Summer in 1826 first crystallized that enzyme urease isolated from jack bean extract. जेम्स समर ने 1926 में फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टलाइज किया एंजाइम यूरिएज एंजाइम को, और कहाँ से उसने उसे आइसोलेट किया, जैक बीन एक्सट्रैक्ट से। Northrop and Stanley worked on digestive enzyme and concluded that pure proteins can act as enzymes. अब नॉर्थरोप और स्टेनले ने डाइजेस्टिव एंजाइम पे काम किया और ये कंक्लूड किया कि जो प्योर प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। लेटर जॉन नॉर्थरोप एंड मोसेस कुंटिड्स crystallized pepsin, trypsin and other digestive enzymes and showed a direct relation between the enzyme activity and protein content. Later इन तीनों साइंटिस्ट ने जो आपके इन डाइजेस्टिव एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया, पेप्सिन को, ट्रिप्सिन को, और ये बताया कि एक एंजाइम एक्टिविटी और प्रोटीन कंटेंट के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। कोशलैंड इन 1858 proposed induced fit theory to account for the catalytic power and specificity shown by enzyme. कोशलैंड ने 1858 में इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया कि आपका जब एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम के ऊपर जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो उसके अंदर क्या है, एक जो है कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं, मतलब वो अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेता है। ये हमारी जो है कोशलैंड इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस है, इसे डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे आपकी। तो उसने कहा कि कोशलैंड इन 1858 प्रपोज इंड्यूस फिट थ्योरी टू अकाउंट फॉर द कैटालाइटिक पावर एंड स्पेसिफिसिटी शोन बाय, जो एंजाइम्स हमारे जो उनके पास कैटालाइसिस की जो स्पेशल पावर है और जो स्पेसिफिसिटी है वो उसने इंड्यूस फिट मॉडल की हेल्प से एक्सप्लेन की कोशलैंड ने। The complete amino acid sequence of Bowman pancreatic ribonuclease A was first determined by William Sten, and Stanford Moore revealed the 3D structure of lysozyme by X-ray crystallography. जो complete amino acid के sequence थी वो Bowman pancreatic ribonuclease A की, वो फर्स्ट ऑफ ऑल विलियम स्टेन और स्टैनफोर्ड मोरे ने रिवील की, और ये किसकी हेल्प से की, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से। Monod and colleagues explained the regulation of enzyme activity by binding of a ligand molecule. उसने जो उसकी जो है रेगुलेशन जो रेगुलेशन की पावर है हमारी एंजाइम्स की, उसे मतलब उसने किस तरह से एक्सप्लेन किया कि लाइगेंड की जो बाइंडिंग होती है मॉलिक्यूल से, मीन्स कि आपका जब सबस्ट्रेट और आपका एंजाइम्स आपस में बाइंड करते हैं तो उसका जो रेगुलेशन वाला पोर्शन है वो मोनाड और कलीग ने एक्सप्लेन किया। 1986 सीस डिस्कवर्ड दैट आरएनए कैन ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। 1986 में कैश ने ये डिस्कवर किया कि आरएनए भी हमारे क्या है, कैटलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ 20th century, thousands of enzymes were purified and their structure and mechanism were deduced. आपके 20th century में हमारे बहुत सारे एंजाइम्स जो है प्योरीफाई हो गए थे और उनका स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म जो है हमारा जो है डिड्यूस कर लिया गया था। अब हम इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आपका एंजाइम्स जो है हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है और ये एक्सट्रीमली एफिशिएंट है और हाईली स्पेसिफिक है। एंजाइम्स जो हैं रिएक्शंस के रेट को
बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। और कैसे कर देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम करके। जो कैटलिस्ट है उनका फंक्शन क्या है हमारा? जब रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में बदलते हैं तो एक पर्टिकुलर एनर्जी का बैरियर है जिसे हमने कहा एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे सरमाउंट करना पड़ता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो जो हमारे कैटलिस्ट है वो क्या करते हैं कि उस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम कर देते हैं। इसी तरह से एंजाइम्स भी हमारे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम कर देते हैं और केमिकल कैटलिस्ट की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। इस वजह से जो है हमारे ये एक्सट्रीमली एफिशिएंट होते हैं। कैटालाइसिस टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर साइट ऑन द एंजाइम कॉल्ड द एक्टिव साइट। जो कैटालाइसिस होती है वो पूरे एंजाइम के ऊपर नहीं होती, एक पर्टिकुलर साइट होता है जिसे हमने कहा एक्टिव साइट, जहाँ पे हमारी क्या है, कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है। द मॉलिक्यूल ऑन विच एंजाइम एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। वो मॉलिक्यूल जिन पर हमारे एंजाइम एक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं सबस्ट्रेट। मैनी एंजाइम्स रिक्वायर को फैक्टर फॉर देयर कैटालाइटिक एक्टिविटी। बहुत से एंजाइम जो है जिन्हें उन्हें को फैक्टर की रिक्वायरमेंट भी होती है एडिशनल में अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी के लिए। अब को फैक्टर्स जो होते हैं वो मेटल आयन भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे को एंजाइम है। एंजाइम विदाउट इट्स को फैक्टर इज रेफर्ड टू एज एपो एंजाइम। यदि को फैक्टर के बिना एंजाइम को हम कहते हैं आपका एपो एंजाइम। जैसे उसके साथ को फैक्टर बाइंड हो जाएगा तब हो जाएगा वो होलो एंजाइम। एंजाइम विदाउट इट्स को फैक्टर इज रेफर्ड टू एज एपो एंजाइम एंड द कैटालाइटिक एक्टिव एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम। और कैटालाइटिक एक्टिव एंजाइम को हमने कहा होलो एंजाइम। तो बहुत सारे एंजाइम्स इस तरह के हैं जिन्हें को फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है आपकी कैटालाइटिक एक्टिविटी के लिए। अब जो एंजाइम कैटलिस्ट हैं वो केमिकल कैटलिस्ट से किस तरह से डिफ़र करते हैं? बहुत सारे वेज में डिफ़र करते हैं। एक तो जो हमारे एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ऑर्डिनरी केमिकल कैटलिस्ट के कंपैरिजन में यदि हम देखें तो उनके जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। एंजाइम्स वर्क्स अंडर माइल्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एज कम्पेयर टू केमिकल कैटलिस्ट। केमिकल कैटलिस्ट यदि हम कंपेयर करने लगें तो एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके टेम्परेचर और प्रेशर की माइल्ड कंडीशन में, मीन्स माइल्ड कंडीशन में वर्क करते हैं हमारे। एंजाइम शोज ग्रेटर रिएक्शन स्पेसिफिसिटी एंड देयर कैपेसिटी फॉर रेगुलेशन इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑर्डिनरी कैटलिस्ट। जो एंजाइम्स होते हैं उनके जो रिएक्शन वो कैटलाइज करते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हमने पहले भी क्या पढ़ा कि आपका स्पेसिफिक क्या है कि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को यदि एक एंजाइम कैटलाइज कर रहा है तो वो दूसरे सबस्ट्रेट को नहीं करेगा। तो हमारे क्या है, एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक हैं। इसकी कैटालाइटिक पावर, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।